सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा धारा एकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 9 और चैप्टर 9 में हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, चैप्टर 9 हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें पढ़ रहे थे हम दिल्ली सल्तनत। चैप्टर 9 था और दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। और उसी चैप्टर के क्रम में हम लोग 2 पार्ट इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इस वाले पार्ट में हम आगे की कहानी समझेंगे और ये पार्ट नंबर 3 है उस वाले चैप्टर का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार जो कि लिया गया है NIOS की 12th क्लास से सब्जेक्ट लिया है हिस्ट्री और इतिहास। ठीक है, तो चलिए जहां तक हम लोग समझ चुके थे पार्ट नंबर 2 में, उसके आगे की कहानी को अब यहाँ पर हम लोग रिज्यूम करते हैं या समझना शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने लगभग अलाउद्दीन मसूद शाह तक पढ़ लिया था और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद हमने देखा था कि एक नासिरुद्दीन महमूद नाम से अगला शासक आया और नासिरुद्दीन महमूद की हत्या हो गई। और कुछ इतिहासकारों और इब्ने बतूता जैसे मोरक्को का यात्री आया था, उसके द्वारा अपनी किताबों में इन बातों को बताया गया कि बलबन ने ही नासिरुद्दीन महमूद को जहर दे करके मारा था। तो कहानी चाहे जो भी हो, मेन बात यह आती है कि नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो चुकी है और यहाँ पर शुरुआत हो जाती है बलबन की, बलबन वंश की। ठीक है, तो इसके आगे की कहानी देखते हैं हम बलबन वंश के आगे की। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर बलबन वंश या बलबन का जो शासन चला उसको हम अब पढ़ेंगे, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद मर चुका है। तो बलबन की बात करी जाए तो बलबन का समय जो है वो है 1266 से लेकर के 1287, 1266 से 87 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये वाला समय रहेगा बलबन का। बलबन दिल्ली सल्तनत में एक मुख्य शासक की भूमिका निभाता है। मतलब दिल्ली सल्तनत में अगर हम महत्वपूर्ण शासकों या सुल्तानों की बात करें तो उसमें से एक मुख्य नाम बलबन का भी अवश्य आता है, क्योंकि आप इससे पहले भी कई शासकों के नाम पढ़ चुके हैं। उनके द्वारा कुछ एक ऐतिहासिक कार्य नहीं करे गए हैं, जिस वजह से उनको इतना, आप एक कहिएगा, इतिहास में उनका इतना अदायगी नहीं है। अब इनका शासनकाल आप देखिए 1266 से 87, कितना लंबा समय ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो बलबन के बारे में अगर हम मुख्य बातों को करें तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जब बलबन सुल्तान पद पर बैठेगा या बलबन जब एक तरह से शासक बनने को गद्दी पर बैठ चुका है, राजा वाली गद्दी पर, तो उसके सामने कई चुनौतियां हैं। मतलब कुछ चीजों की उसके सामने प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी हैं उसके सामने जिसका उसने सॉल्यूशन करना है। जैसे ये राजा बनेगा या सुल्तान बनेगा, ऐसा नहीं है कि सुल्तान बनते ही सब कुछ इसके साम्राज्य में या इसको किसी प्रकार का कोई भय या कोई आक्रमण इसके विरुद्ध नहीं हो रहा है। कई प्रकार की चुनौतियां हैं। अब उन्हीं चुनौतियों को हम समझते हैं कि मुख्य कौन कौन सी चुनौतियां हैं। जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम है कि भाई जब ये गद्दी पर बैठेगा तो इसके विरोध विद्रोह होने की स्थिति है। विद्रोह किनके द्वारा करा जा रहा है? भाई आसपास के जो शासक वर्ग हैं, आसपास के शासक हैं, वो लोग कर रहे हैं। नियर बाय जो सरदार हैं, जिनके अपने एरिया हैं, उन लोगों के इनके विरुद्ध आक्रमण होने की स्थिति या विद्रोह करने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ जो एक मंगोल है, मंगोल आक्रमण भी इनकी बहुत बड़ी चिंता है। एक मंगोल आक्रमण की भी स्थिति बनी हुई है, मंगोलों के द्वारा आक्रमण की स्थिति। ठीक है, साथ ही साथ राजपूत वर्ग, कई राजपूत वर्ग भी इनके विरुद्ध है। ठीक है, तो ये सब बातें हम देख रहे हैं कि जब बलबन गद्दी पर बैठ रहा है तो उसके सामने किस किस तरह की समस्याएं हैं। ठीक है, राजपूत वर्ग है, कई भारतीय शासक हैं, वो भी इनके विरोध में हैं। ठीक है, और एक, जैसे आप कहेंगे दिल्ली तो इनकी राजधानी हो रही है। दिल्ली एंड निकट के क्षेत्र
निकट के क्षेत्र में मुख्य तौर पर दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र। अब दोआब क्षेत्र का मतलब क्या है? देखो, ये आई गंगा नदी, ये आई यमुना नदी। तो मुख्य तौर पर आज आप देखेंगे तो यूपी में जो दोआब वाला एरिया है, जहां पर आप एक तरह से आप इलाहाबाद भी कह सकते हैं या प्रयागराज भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। तो जो ये वाला एरिया है दोआब वाला, इन दो नदियों के बीच वाला एरिया, दोआब का मतलब ही होता है दो, दोआब का मतलब दो का मतलब दो, आब का मतलब पानी। तो दो पानियों के बीच में बसा हुआ जो एरिया है, जो भी लैंड है, उसको कह देंगे आप दोआब क्षेत्र। तो ये जो दोआब वाला क्षेत्र था काफी फर्टाइल एरिया है। तो यहाँ पर कई जंगल हुआ करते थे, कई सारे पेड़ हैं, जंगल है, पूरा जंगल बसा हुआ है। और इन जंगलों में डाकू रहा करते थे, कई डाकू थे, हैं। और ये डाकू क्या करते थे, जो भी इस रास्ते से गुजरेगा भाई उसको क्या कर लेंगे, लूट लेंगे, डकैती डाल देंगे। तो ये सबसे बड़ी मुख्य समस्या थी किसके सामने? बलबन के सामने। आप देखिए, हम लोग बलबन पढ़ रहे हैं और बलबन में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जिस समय ये सुल्तान या राजा वाली गद्दी पर बैठ रहा है तो इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। उन्हीं सब चुनौतियों के क्रम में मैंने आपको बताया कि दिल्ली और निकट का जो क्षेत्र है दोआब वाला क्षेत्र, वहां पर मुख्य तौर पर जो दोआब वाला एरिया है, संगम वाला एरिया, वहां पर लूट डकैती करी जाती थी डाकुओं के माध्यम से। और इन डाकुओं का इतना मनोबल बढ़ चुका था कि ये इस दोआब एरिया से बाहर कभी कभी दिल्ली तक पे भी आक्रमण कर देते थे, वहां भी लूट मचा देते थे। तो ये सब कुछ एक चुनौतियां थी जो बलबन के सामने थी, ठीक है, जैसे ही वो गद्दी पर बैठता है। तो अब बलबन को क्या करना है, सबसे पहले इन सब चीजों से निपटने के लिए उसने कुछ कुछ नीतियां अपनाई। जैसे कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये लूट डकैती वाली जो ये प्रॉब्लम है, इसके लिए उसने क्या समाधान निकाला? उसने इसके लिए समाधान निकाला, बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति। अब रक्त एवं लौह की नीति का मतलब, लौह मतलब लोहा, लोहे से जंगलों का पहले सफाया करो, जंगलों का सफाया मतलब जंगल को काटो, साफ करो, फिर वहां छुपे हुए डाकुओं को ढूंढो और उनको मार दो। और मार दो मतलब उनका खून बहा दो। तो मारने से निकला रक्त, लौह से कटा जंगल। तो ये बना रक्त और लौह की नीति, जिसके माध्यम से उन्होंने दिल्ली और दोआब वाले क्षेत्र में जो डाकुओं के द्वारा एक ऐसी स्थिति बनाई गई थी कि कोई वहां से गुजरने से भी घबराता था, तो उस सब चीजों का उन्होंने इस तरह से समाधान किया, ठीक है। तो ये बलबन ने कुछ इस तरीके से इस नीति का वो करा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये रही कि जैसा मैंने आपको बताया कि विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, आसपास शासक थे, कुछ सरदार थे, इधर से मंगोल आक्रमण हो रहे हैं। कुछ राजपूत वर्गों के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है कि राजपूत वर्गों के द्वारा भी उनको एक तरह से विद्रोह की भावना पनपने की शुरुआत हो चुकी थी। तो इन राजपूतों ने क्या कर रहे थे, कई किले बनवा रहे थे, किले, कई किले। किले का मतलब ऐसे समझो कि अगर कोई भी एरिया है वहां पर आप एक बड़ी सी बाउंड्री बना दो, उसके अंदर आपने रहने के लिए कुछ कमरे वगैरह बना दो। अब इसका मतलब क्या है, इन किलों का काम क्या है कि भाई कभी भी अटैक करना हो तो हम लोग इन किलों के अंदर बैठ करके, इन दीवालों से हमारी प्रोटेक्शन हो जाएगी और हम बाहर की ओर यहां से अटैक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के किलों का निर्माण भी किया जा रहा था, किनके द्वारा? राजपूत वर्गों के द्वारा। और जब बलबन गद्दी में बैठा तो इस तरह की शुरुआत हो चुकी थी, इस तरह के किलों का निर्माण किया जा रहा था राजपूत वर्ग के द्वारा। अब बलबन ने क्या करा, बलबन ने इन सब बातों से निपटने के लिए एक तो रक्त और लौह नीति में उन्होंने डाकुओं को मारा, दूसरा ये जो किले बनाए हुए थे इन सबको उन्होंने नष्ट करा। किसने? बलबन ने इन सबको तुड़वा दिया, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो बलबन जैसे ही शासक बनने को बैठ रहा है तो उसने क्या क्या समस्याएं थी और किस किस तरह से उनका समाधान कर रहा है, ठीक है। और बात करें अगर बलबन के बारे में, तो जब बलबन का शासनकाल चला तो उसने गैर गैर तुर्क गैर तुर्क या कुलीन वर्ग,
जो तुर्क नहीं है उसके अलावा उसको सबसे घृणा थी, खास तौर पर। ठीक है। और इसने जो लोग गैर तुर्क हैं या कुलीन वर्ग है उसको इसने उच्च पदों से वंचित रखा, उच्च पदों से वंचित रखा। मतलब अगर शासन प्रशासन है राजा का, तो कोई राजा का सेनापति होगा, कोई राजा का युद्ध मंत्री होगा, कोई राजा का मुख्य सलाहकार होगा। इसी तरह से जो राजा के प्रमुख प्रमुख पदों पर जो मंत्री रहा करते थे, कोई भी पोस्ट है उस पर उसने तुर्कों के अलावा किसी को भी नहीं बैठाया। ठीक है। तो ये बात है इसके बारे में, बलबन के बारे में, कि उसने कुलीन वर्ग के विरुद्ध उसको बहुत घृणा थी एक तरह से। ठीक है, जो गैर तुर्क होगा। तो ये बातें हम सब देख रहे हैं किसके बारे में, बलबन के बारे में। साथ ही साथ बलबन ने एक राजस्व का सिद्धांत भी शुरू करवाया, राजस्व का सिद्धांत। इस राजस्व के सिद्धांत में क्या करा इसने, बलबन ने अपने आप को या सुल्तान को, जो सुल्तान है, जो एक तरह से आप हिंदी में राजा कहते हैं जिसे, जो सुल्तान पद है इसको उसने ईश्वर के समान बताया। मतलब ऊपर ईश्वर है और धरती पर सुल्तान है, सुल्तान ईश्वर की ही छाया है। और इसी क्रम में इसने अपने आप को, किसने, बलबन ने राजस्व का सिद्धांत के तहत सुल्तान को और अपने आप को या तो इसने क्या बताया कि मैं जिल्लेहला हूं, या जिल्लेलाही बोलते हैं जिसको आप, जिल्लेला का मतलब ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया या अल्लाह की छाया। तो इस तरह की बातों से इसने अपने आप को एक दैवीय सिद्धांत, जैसा हम पहले पढ़ते थे, तो ईश्वर के समान इसने अपने आप को बताया है। तो यही कहलाता है आपका राजस्व का सिद्धांत। इस तरह से इसने अपने आप को जो एक ईश्वर या अल्लाह के समान बताया है, अल्लाह की परछाई बताया है। अल्लाह के बाद दूसरा नंबर सुल्तान का ही आता है। तो ये सब बातें हम पढ़ रहे हैं बलबन के बारे में। चलिए इसमें और आगे देखते हैं बलबन के विषय में और क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए जो हमारे सिलेबस में है। बलबन अपनी सत्ता को किसी से नहीं बांट सकता था। जो बलबन को अपनी कुर्सी है, जो सुल्तान वाला पद है, जो वो सुल्तान है, उसे वो किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं था, अपने परिवार तक के साथ नहीं। इस तरह की भी बातें बलबन के बारे में बताई गई हैं। एक 40सा दल था, आपको जस्ट इससे पहले वाले पार्ट में उसको बताया था। इसे तुर्क ए चिहलगानी या चहलगानी, आपकी पुस्तक में चहलगानी लिखा हुआ है, तो चहलगानी या तुर्क ए चहलगानी, ये इस तरह से एक दल हुआ करता था, तुर्क ए चहलगानी। इस तरह के पद को किसने, बलबन ने इस तुर्क के चहलगानी या चहलगानी को समाप्त कराया, बंद कर दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि दिन प्रतिदिन ये तुर्क के चहलगानी या जो 40सा दल था इसकी शक्तियों में इजाफा होते जा रहा था। तो उन्होंने, बलबन ने इसको भी समाप्त कराया और इसके बदले उन्होंने एक नया विभाग शुरू करा जिसका नाम था सैन्य विभाग। सैन्य विभाग, सैन्य विभाग की शुरुआत करी इसने, बलबन ने तुर्क के चहलगानी या 40सा दल को समाप्त कर दिया। और ये सैन्य विभाग तो हम हिंदी में कहेंगे इसको, अगर उन्हीं की भाषा में कहा जाए तो इसे दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज नामक एक विभाग की शुरुआत करी, दीवान ए अर्ज। ठीक है। तो एक सैन्य विभाग या दीवान ए अर्ज नामक उन्होंने एक नए विभाग की शुरुआत करी और 40सा दल या चहलगानी दल या तुर्क ए चहलगानी दल की समाप्ति करी, किसने, बलबन ने। साथ ही साथ बलबन ने, अगर हम बताएं तो बलबन ने अपने शासन में, प्रशासन में, अपने सरकार में उसने गुप्तचर नियुक्त करे, हर विभाग में गुप्तचर नियुक्त करे, गुप्तचर नियुक्त करे,
नियुक्त करे। गुप्तचर नियुक्त करे मतलब जासूस, एक तरह से हर विभाग की जासूसी करेंगे ये लोग। और कहीं कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी साजिश तो नहीं चल रही है भाई राजा के विरुद्ध, या कोई एक ऐसी बात तो नहीं है जिसकी जानकारी राजा को है ही नहीं, और कोई पीछे पीछे राजा की बिना जानकारी के कोई एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा हो, या कोई भी ऐसी बात जो उसको जानना आवश्यक हो। तो इसलिए उसने हर विभाग में गुप्तचर को भी लागू करा। बलबन के बारे में कुछ और बातें करी जाएं तो बलबन ने अपने साम्राज्य विस्तार पर जोर नहीं दिया। मतलब बलबन ने साम्राज्य विस्तार नहीं किया, बल्कि साम्राज्य संगठित या साम्राज्य सुरक्षा पर बल दिया। मतलब क्या हुआ? साम्राज्य विस्तार का मतलब, अगर ये कोई एरिया है, गोल्ड कलर से जो दिख रहा है आपको, ये बलबन का एरिया है मान लो। अब साम्राज्य है ये बलबन का, ये है बलबन का साम्राज्य। अब बलबन क्या करे कि भाई इससे इस तरफ को बढ़े, इधर को बढ़े, इधर को बढ़े, या किसी भी दिशा में बढ़ करके और कोई एरिया को जीते और उसे भी अपने साम्राज्य में जोड़े। तो ये वाला प्रोसेस कि दूसरी जगह को अपने निकटतम या दूर के किसी भी क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में जोड़ लेना, उसे भी अपने अधीन, अपने अंडर कर लेना, इस प्रोसेस को कहा जाता है साम्राज्य विस्तार। तो बलबन ने ऐसी किसी भी चीज का काम नहीं करा कि उसने साम्राज्य विस्तार करा, बल्कि उसने करा साम्राज्य संगठित या साम्राज्य की सुरक्षा पर उसने जोर दिया। मतलब ये नहीं करा कि मैं साम्राज्य विस्तार करूं, ये सब नहीं करा बलबन ने। बलबन ने क्या करा, भाई जितना अपना एरिया है, मेरा ये एरिया है, तो भाई मैं इसी की, इतने की ही सुरक्षा करूं, इसी एरिया की सुरक्षा करूं और इसको अपने पास नियंत्रित रख सकूं, संगठित बना के रख सकूं जो मेरे पास है। तो जो एरिया है खाली उन्हीं की सुरक्षा करी, जितना एरिया ऑलरेडी था बलबन का। इसी क्रम में क्या हुआ कि जो बलबन का बंगाल वाला एरिया था, बंगाल वाले एरिया का एक बंदा, उसका नाम था तुर्गिल बेग। तुर्गिल बेग, तुर्गिल बेग। इस तुर्गिल बेग ने क्या करा, इसको लगा कि भाई जो बलबन है वो तो बुढ़ा हो गया है, बहुत उम्र, आयु बहुत बड़ा हो गया भाई, इसका ये क्या करेगा, अब हम पे राज है ना। तो इसने बलबन को कुछ नहीं समझा और इस भाई साहब ने बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र रूप से सुल्तान घोषित कर दिया कि मैं ही हूं भाई यहाँ पर जो भी हूं। बलबन को इसकी जानकारी लगी, बलबन ने भेजा अपना बेटा और इसको कर दिया यहाँ पर से समाप्त, और तुर्गिल बेग गया मर, हो गई इसकी मृत्यु। ठीक है, समझ में आ रही बात? बंगाल में एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई तुर्गिल बेग के द्वारा, या इसे आप तुगरील बेग भी कह सकते हैं। तुगरील कह लो, तुर्गिल कह लो, ठीक है। तुगरील बेग या तुर्गिल बेग, इसने अपने आप को स्वतंत्र रूप से बंगाल का सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन को जब एक जानकारी मिली कि भाई मेरे क्षेत्र में ऑलरेडी कोई ये इस तरह की हरकत कर रहा है, ठीक है, तो उन्होंने उसको, अपने बेटे को भेज करके उसको मरवा दिया। और इसी क्रम में बलबन ने क्या करा, जो बंगाल है, इस बंगाल में बलबन ने तुगरील को तो मरवा दिया, तुगरील बेग को, फिर इन्होंने अपने बेटे को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया और इनके बेटे का नाम था बुगरा खान। बुगरा खां, ठीक है। तो बंगाल में शासक उन्होंने अपने बेटे को नियुक्त कर दिया, किसने, बलबन ने। तो ये सब बातों से, इन नीतियों से, इन निर्णयों से हमें बलबन की जो एक समस्या को नियंत्रित करने की विधि हमें मालूम पड़ती है कि बलबन ने किस तरह से इन सब समस्याओं से अपने आप को निजात दिलाई थी। बलबन के ही बारे में अगर हम और बात करें तो बलबन ने अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए, शक्तिशाली प्रदर्शित करने के लिए इसने क्या करा था, जो इसका दरबार लगता था, दरबार मतलब जहां पर ये बैठता है सुल्तान, यहाँ पर ऐसे बैठता है सुल्तान और इधर इधर के सारे मंत्री बैठे रहते हैं, आपने देखा भी होगा बहुत से नाटकों में, और इस तरफ भी इसके मंत्री लोग बैठे रहते हैं और यहाँ पर बीच में बैठता है किंग या सुल्तान।
तो यहाँ पर कई मंत्रियां बैठे रहते हैं इसके, है ना, इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक विभाग का, और यहाँ पर रहता है सुल्तान बैठा हुआ। तो जो ये दरबार था, ये दरबार हुआ करता था, तो कहने वाली बात यह है कि जो बलबन का दरबार लगता था वो काफी भव्यता के साथ लगता था, बहुत विशाल लगता था। मतलब आप ऐसे समझिए इसको, अगर आज भी आप देखते हैं कोई अगर छोटे पद का या छोटा मंत्री कोई कहीं पर आ रहा है तो उसके लिए जो एक स्टेज सजता है वो किस तरीके का होता है, और वहीं पर अगर हम कंपेयर करें कि प्रधानमंत्री के लिए कोई स्टेज लग रहा है तो वो किस लेवल का होता है। तो जो विशालता की सुंदरता के साथ कितना विशाल उसको दिखाया जाता है, कितना लार्ज बनाया जाता है, तो वो दिखाया जाता है कि भाई कितना बड़ा मंत्री आ रहा है। ऐसा ही अपने आप को शक्तिशाली प्रदर्शित करने के लिए, शक्तिशाली दिखाने के लिए जो बलबन था वह अपना दरबार बहुत भव्यता और बहुत शो ऑफ के साथ लगाता था ताकि अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सके वो। साथ ही साथ ये भी बताया मैंने आपको कि जो इसका दरबार हुआ करता था, ये दरबार एक तो भव्यता के साथ लगाया जाता था, ठीक है, साथ ही साथ इसके दरबार में आप देखिए कि चुटकुले करने की मनाही थी, हंसने की मनाही थी, साथ ही साथ शराब पीने की भी मनाही थी। तो इस तरह की कुछ बातों का, नियमों का, इस तरह की नीतियों का इन्होंने पालन करवा रखा था अपने शासन में, ताकि देखिए आप यहाँ पर कि जैसे दरबार में कहा जाए कि चुटकुले नहीं करने हैं, कोई हंसेगा नहीं, कोई शराब पी करके नहीं बैठेगा। तो इन सब चीजों से क्या होगा, अगर आप चुटकुले कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो वहां पर एक फ्रीडम आ जाता है, एक स्वतंत्रता हो जाती है, और एक उच्च पद और निम्न पद के बीच में जो एक अंतर होता है, उस अंतर में कहीं ना कहीं एक सीमा, जो लाइन होती है, वो डिस्टरबेंस हो जाती है। मतलब आज भी आप देखिए, अगर आप किसी भी बड़े ऑफिसर से मिलें या किसी बड़े पद के अधिकारी से मिलें या अपने स्कूल के ही एक प्रिंसिपल को देख लीजिए, तो जैसे प्रिंसिपल आता है क्लास में तो एक अलग ही सा माहौल बन जाता है भाई कि ये प्रिंसिपल है। उनके सामने हर कोई डिसिप्लिन मैनर में खड़ा होगा। स्कूल के स्टूडेंट हो आप तो आप ड्रेस प्रॉपर तरीके से पहनोगे, उनकी हर बात का आप रिस्पेक्ट करोगे, हंसोगे नहीं, वहां पर दांत नहीं दिखाओगे, ऐसे बेवकूफों की तरह नहीं खड़े होंगे, है ना। तो वहां पर हमें थोड़ा डर का, एक भय का माहौल बनाया रहता है। लेकिन हकीकत में क्या होता है, वो प्रिंसिपल हकीकत में पूरी जिंदगी में थोड़ी वैसा रहता है कि अपने घर में भी वो बिल्कुल वैसे स्ट्रिक्ट है। अपने घर में प्रिंसिपल भी हंसी मजाक कर रहा है, उसका भी अपना एक फ्रेंड सर्कल है, वो भी अपना एक नॉर्मल लाइफ जीता है। लेकिन एक जहां पर आपकी एक पोस्ट की बात आती है और जहां पर आपकी एक रेपुटेशन का सवाल है, वहां पर एक डिस्टेंस मेंटेन करा जाता है। तो ऐसा ही कुछ था बलबन के साथ कि बलबन ने भी जो उसका दरबार था, अपने दरबार में उसने एक भव्यता दिखाई थी, साथ में शक्तिशाली दिखाने के लिए, साथ ही चुटकुला और हंसी मजाक और शराब पीना, इन सब चीजों से क्या हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएंगे लोग, जिस कारण उच्च पद और निम्न पद में एक अंतर की स्थिति नहीं हो पाएगी। और जो सुल्तान है, मुख्य तौर पर सुल्तान की गरिमा पर भी कहीं ना कहीं से वहां पर दूषित हो जाएगी कि सुल्तान को भी लोग हल्के में ले रहे हैं, सुल्तान को ऐसा वैसा ही है, मतलब समझ रहे। तो इस तरह की बातों का यहाँ पर जो बलबन ने है वो प्रयोग कर रखा था अपने शासन प्रशासन में, ठीक है। तो ये आपने बलबन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसी बारे में अगर और देखा जाए तो बलबन ने कुछ रीति रिवाजों की शुरुआत करी थी, जैसे कि एक आ जाता है सिजदा नामक, एंड दूसरा है पैबोल। बलबन ने सिजदा और पैबोल नामक दो तरह की रीत शुरू करी। अब सिजदा और पैबोल क्या है, देखिए ऐसा था कि जो बलबन है वो अपने आप को, आपने देख लिया शुरुआत से, कुछ इस तरीके से दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि जो राजा है वो राजा ईश्वर की छाया है, ईश्वर के समान उन्होंने अपने आप को दिखाने की कोशिश करी है कि हम ईश्वर के समान हैं भाई। उसी क्रम में उन्होंने अपने दरबार को काफी भव्य तरीके से सजा रखा है, अपने दरबार में हंसी मजाक करने की मनाही रखी है,
चुटकुले सुनना सुनाने की मनाही रखी है, शराब पीने की मनाही रखी है। तो इस तरह से आप देखिए कि जो सुल्तान का पद है उसको उन्होंने एक सर्वोच्च स्थिति पर रखा है और उसके साथ उसकी गरिमा, उसकी रेपुटेशन के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ उनको कतई भी बर्दाश्त नहीं है। इन सब बातों को देख करके यही लगता है। इसी क्रम में उन्होंने सिजदा और पैबोल नामक दो प्रथाएं शुरू करी। ये ईरान में मुख्य तौर पर करी जाती हैं और इन्हीं चीजों को इन्होंने यहाँ इंप्लीमेंट करा दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो सिजदा और पैबोल क्या थे? सिजदा का मतलब ये था कि भाई सुल्तान के सामने आप लेट कर दंडवत, मतलब पूरे हाथ जोड़ करके सलामी दोगे, बिल्कुल नीचे माथा टेक कर, औंधा लेट करके, समझ रहे हो? तो उसे कहा गया सिजदा। इस तरह की प्रथा को इन्होंने शुरू करा। पैबोल की बात करा जाए तो पैबोल में क्या था कि सुल्तान के पैरों को चूमना, सुल्तान के पैरों को चूमना, इस तरह की भी इन्होंने एक प्रथा की शुरुआत करी थी। किसने? बलबन ने। तो सिजदा और पैबोल किसने शुरुआत करी थी? अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको ये याद रखना है। सवाल किसी भी तरीके से बन सकता है परीक्षा में, कोई एक निर्धारित नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति कह दे कि भाई सवाल कैसे बनेगा। पेपर सेटलर या क्वेश्चन जो आपके लिए बनाएगा आपकी परीक्षाओं के लिए, वो इसी तरीके से कुछ भी बना देगा। तो महत्वपूर्ण क्या है? बातों को समझना, ना कि उनको रटना। कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं होते हैं। इस बात को जितना जल्दी आप लोग मान ले उतना ही आपके लिए आपकी भलाई है उसमें। ये खाली बेतुकी बातें होती हैं कि आप 10-20 क्वेश्चन पढ़ लो और परीक्षा पास हो जाओगे। परीक्षा कभी भी ऐसे पास आप नहीं हो सकते हो। वो महज एक इत्तेफाक होगा कि आपने कुछ 10 क्वेश्चन पढ़े, उसमें से एक क्वेश्चन आपका गलती से टकरा गया और आप उसको करके आ गए, लेकिन उससे आगे चल के आपको कोई फायदा नहीं है। तो भलाई इसी में है कि आप जो भी पढ़ें, चाहे इतिहास विषय की बात ही ना हो, ये और भी विषयों पर लागू होता है कि आप कोई भी विषय पढ़े तो उसको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़े, उसको समझ के पढ़े, तभी जाके आपका फायदा है। ठीक है? तो इसी तरीके से जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, अब देखिए इसमें क्या होगा कि सवाल कहीं से भी बन जाए, कोई भी डाल दे। आपने जितना पढ़ा है, मुख्य तौर पे मैं अपनी बात करूं तो मैंने जितने आपको चैप्टर पढ़ाए हैं और आपने भी ईमानदारी के साथ अगर उनको वैसे ही पढ़ा है और अपने नोट्स बनाए हैं और रिवाइज करा है हल्का फुल्का टाइम पे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पास होना तो बहुत छोटी बात है। आप इतने अच्छे अंकों से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे कि आप खुद ही उस बात पे चौंक जाएंगे कि भाई मेरे इतने मार्क्स कैसे आ गए। ठीक है? और कोई टेंशन वाली स्थिति वहां पर उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है भाई मैंने तो सारी कहानी पढ़ी है, पूछ लो मेरे से कहीं से भी सवाल। आ रही बात समझ में? तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सिजदा और पैबोल नामक की प्रथा बलबन ने शुरू कर दी, भव्य दरबार लगाना शुरू करा। इस तरह की बातें हमने बलबन के बारे में देखी। तो इन्हीं सभी बातों के आधार पर हम भी ये कह सकते हैं और इतिहास में भी ये कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत का एक मुख्य निर्माता कौन था? बलबन। दिल्ली सल्तनत का मुख्य निर्माता या मुख्य निर्माताओं में से एक। ठीक है? मतलब महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण सुल्तानों में से एक, कुछ एक इंपॉर्टेंस थी इसकी, बेस्ट बंदा था ये दिल्ली सल्तनत के काल में। ठीक है? आगे चल के 1287 में बलबन की हो जाती है मृत्यु। बलबन की हो जाती है मृत्यु 1287 में। तो आगे देखते हैं बलबन की मृत्यु के बाद की कहानी क्या होती है। तो 1287 में भाई बलबन की हो गई है मृत्यु। ठीक है? बलबन की मृत्यु के पश्चात क्या होता है? बलबन का बेटा वैसे था कौन? बुगरा खान, जिसको बंगाल भी भेजा था, उन्होंने बंगाल का शासक बना दिया था। कायदे से इसको बनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कर दी मनाही कि भाई हम नहीं बैठ रहे गद्दी पे। तो फिर क्या करा, जब बुगरा खान नहीं बैठा, क्योंकि बलबन का बेटा तो बुगरा खान है, लेकिन बुगरा खान ने खुद ना बैठ करके अपने बेटे को बिठा दिया। तो बुगरा खां का बेटा बलबन के बाद अगला शासक बन के बैठता है दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की आगे की गद्दी में। तो बुगरा खां का बेटे का नाम क्या है? कैकूबाद। कैकूबाद बैठ जाता है अगला गद्दी पे बलबन के बाद। कैकूबाद कौन है? बुगरा खां का बेटा, मतलब बलबन का
पोता कह लो, एक तरह से बेटे का बेटा। तो कैकुबाद बन गया गद्दी पे। कैकुबाद अगला शासक बनता है या अगला सुल्तान बनता है दिल्ली सल्तनत पे। तो कैकुबाद ने भी ऐतिहासिक दृष्टि से कोई एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं करा है। कैकुबाद के बारे में अगर बात करें तो आपके सिलेबस के हिसाब से आप बस इतना समझ लो कि एक जेके है। जेके कौन है भाई? अभी बताता हूँ नाम इसका। आप ये समझो एक जेके है, उसको इन्होंने अर्ज ए मुमालिक पद पे नियुक्त करा। किस पे करा? अर्ज ए मुमालिक। अर्ज ए मुमालिक। अर्ज ए मुमालिक। अर्ज ए मुमालिक पद पर नियुक्त करा। अब अर्ज ए मुमालिक पद है क्या? यह है मुख्य सेनापति का पद। इसका मुख्य सेनापति। मुख्य सेनापति के पद पर जेके को नियुक्त करा। जेके का नाम अगर मैं बताऊं आपको तो इसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। तो भाई साहब जलालुद्दीन खिलजी नाम एक नया हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। कैकुबाद ने इनको अर्ज ममालिक मतलब मुख्य सेनापति, सेना की सारी कमान इन्हीं के हाथों में, एक तरह से समझ लीजिए आप, इनको बना दिया सेनापति, मुख्य सेनापति, जिसका पद हम कहेंगे अगर तो अर्ज ए ममालिक पद। ठीक है, अब आगे चल के क्या होता है जरा देखते हैं। कैकुबाद की हो गई मृत्यु। कैकुबाद की हो गई मृत्यु और उसकी मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बनेगा? अगला शासक बनेगा कैकुबाद का बेटा। और कैकुबाद का बेटे का नाम क्या है? इसका नाम है कैमूर। आपकी पुस्तक में कैमूर लिखा है, कहीं कहीं पर इसका नाम कैयूमर भी लिखा रहता है। कैयूमर। तो कैमूर या कैयूमर एक ही बात है। तो ये बन गए अगले सुल्तान, किसके? दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान। ठीक है, कैकुबाद की मृत्यु के बाद। लेकिन हुआ क्या, जो ये कैमूर है ये बहुत छोटी उम्र का है, बहुत छोटी उम्र का है, तो इसलिए गद्दी पर तो है लेकिन इसको सारी सलाह मशवरा देने का काम या सारे नीति निर्णय शासन प्रशासन से जो सुल्तान करता है वो सारा काम कौन करेगा? वो करेगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। तो मतलब जलालुद्दीन खिलजी के ही संरक्षण में कैमूर पूरा शासन प्रशासन चला रहा है। जलालुद्दीन खिलजी को ऐसा लगने लग गया कि भाई शासन में तो सारे ऑर्डर मैं दे रहा हूं, बस एक पद की बात ही तो है, सुल्तान नाम मेरे आगे नहीं जुड़ा है, बाकी तो सुल्तानों वाले सारे काम तो मैं ही कर रहा हूं। ये बच्चा क्या कर लेगा? ये कैमूर क्या कर लेगा? ये तो बहुत छोटा सा है, ये मेरा क्या करेगा? तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या करा? जलालुद्दीन खिलजी ने इस कैमूर को दिया मार। कैमूर ने सिर्फ 3 महीने ही शासन कर पाया, या सुल्तान पद पर केवल 3 महीने ही रह पाया कैमूर, और कैमूर की मृत्यु कर दी किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो आगे चल के देखते हैं कि कहानी में क्या होगा। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जब कैकुबाद की मृत्यु कर दी, कब करी? तो जेके ने इनकी मृत्यु करी 1290 में ही। और 1290 में ही आपने देखा कि लगभग उसी शुरुआती दौर पे ही कैकुबाद की मृत्यु हो गई थी। 1286 से 1289 तक उनका शासन चला था। आप अगर उस पर ध्यान दे जरा तो यहाँ देखिए आप, ये जो कैकुबाद है, इस कैकुबाद का अगर मैं आपको शासनकाल बताऊं तो कैकुबाद ने शासन किया आपका लगभग 1286 से लेकर के 1289। इन्होंने महज 3 साल तक शासन करा। इनकी मृत्यु के बाद देखिए 89 में इनकी मृत्यु हुई। कुछ एक महीनों के लिए इनके बेटा जो था, जिसका नाम था कैयूमर, 1290 में ये बना, और 1290 में ही कुछ महीनों में ही इसको मार दिया गया जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और इसी के साथ जैसे ही कैमूर की मृत्यु हुई तो जो एक तरह से जो बलबन का वंश था, बलबन के वंश की हो गई समाप्ति या अंत। बलबन के वंश का अंत। और कौन सा वंश अब शुरू होगा भाई?
इतना आप सभी को मालूम है कि जलालुद्दीन खिलजी यहाँ बेवजह में तो इतने ड्रामे कर नहीं रहा है, तो यहाँ पर से जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का वंश शुरू हो जाएगा, उसका शासन शुरू हो जाएगा और इसी शासन का नाम दिया जाएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत में वो रहेगा खिलजी वंश। ठीक है, एक बार आप लोगों ने सारा का सारा इसको समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना एंड विस्तार, इस वाले टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आप सभी को मालूम होगा, NIOS क्लास 12 से है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर 9 है। ये सब बातें आप सभी को मालूम होगी। और हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार। तो दिल्ली सल्तनत में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, हमने आपको शुरू में ही कहा था कि 1206 से लेकर के 1526 तक ये समय चलेगा और इस पूरे समय को ही दिल्ली सल्तनत कहा है। इसमें कुल मिलाकर के 5 वंशों ने शासन करा है, 5 वंशों ने शासन करा है। इन 5 वंशों के क्रम में कौन कौन से वंश आते हैं? पहला आता है भाई गुलाम वंश। गुलाम वंश आप लोग पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा ना हमने गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक वाला। गुलाम वंश की समाप्ति कैसे हो रही है आप देख रहे हैं, कैयूमर को जलालुद्दीन खिलजी ने मार दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब क्या होगा, अब खिलजी वंश शुरू होगा। अब क्या होगा भाई, अब होगा हमारा खिलजी वंश शुरू। ऐसे ही जब खिलजी वंश के बाद एक तुगलक वंश आ जाएगा, ऐसे ही तुगलक वंश के बाद हमारा सैयद वंश आएगा, सैयद वंश के बाद आएगा लोदी वंश। तो इस प्रकार से ये जो गुलाम वंश से लेकर के लोधी वंश तक का सफर है, यही हमको सारा पढ़ना है किसमें, दिल्ली सल्तनत के अंदर। और यहीं पर से आप देखिएगा तो दिल्ली सल्तनत की यहीं पर लोधी वंश के साथ ही हम यहाँ पर इसकी एक तरह से समाप्ति मान सकते हैं। तो ये सब बातें आप लोगों को मैंने समझा दी कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो ये देखिए आप, ये गुलाम वंश तो हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से। अब क्या पढ़ना है भाई हमको, अब हमको पढ़ना है खिलजी वंश। तो इसके बाद वाला वीडियो जो रहेगा उसमें हम लोग शुरू करेंगे खिलजी वंश और आगे की कहानी जो खिलजी वंश को लेकर है उसको पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके सारे वंशों को पढ़ लेंगे। और इसी के साथ हमारा दिल्ली सल्तनत का जो ये चैप्टर है ये एक तौर पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातें समझ में आ रही होंगी और जो भी हम पढ़ते हैं आपको कम से कम दिक्कत के साथ उन बातों को आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करता हूं और आगे की क्लासेस में हम बाकी इसके रिमेनिंग जो भी टॉपिक हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।